तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जीके जीएस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा 15 अगस्त का पर्व आ गया है, एक राष्ट्रीय पर्व है और हम बड़े धूमधाम से अमृत महोत्सव 15 अगस्त 75 जो हमारी वर्षगांठ है आज़ादी का, इसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान कैंपेनियन चलाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने वीरों ने, न जाने कितने शहीदों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। इस देश के लिए न जाने क्या क्या किया है, तब जाके हमें आज़ादी इतनी आसानी से तो नहीं मिली है। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था कि सन 1764 के लगभग हमारे देश पे अंग्रेज़ों का कब्जा होना स्टार्ट हो गया था और बक्सर के युद्ध के बाद हम फाइनली अंग्रेज़ों के जो पैर इतने मजबूत हो गए थे भारत में कि हम उन्हें अब बाहर किस तरह निकालें, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था। दोस्तों, आप जानते हैं 1764 से 1947 इतने 100-150 साल अंग्रेज हमारे यहाँ हम पर कब्जा किए, हमारे गुलाम बनाए, हमारे यहाँ रहे। तो दोस्तों, जो इतनी बड़ी जर्नी रही, इससे हम कैसे बाहर निकले और ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ हर जगह हर घर तिरंगा, हर घर कैंपेनियन चल रहे, तो हम ऐसे आज़ादी में, ऐसे समय में कुछ अपने वीर नेताओं के योगदान को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे सबके फेवरेट और आप सबके भी फेवरेट हमें लगता है होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कायदे आजम शहीद भगत सिंह के बारे में। तो दोस्तों, आज आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। बीरा उस दिन सुबह स्कूल निकला और काफ़ी शाम तक नहीं आया। सब उसे ढूंढ रहे थे, सब परेशान हो रहे थे। बीरा काफ़ी रात को घर लौटा। जब बीरा काफ़ी रात को घर लौटा तो अमरो कहती है कि बीरा, तू कहाँ था, इतनी रात हो गया, अभी आया है, जा कुछ खा ली। तो बीरा रोने लगता है और रोते रोते अपने जेब से एक शीशी का बोतल निकालता है और शीशी का बोतल निकाल के उसमें से भरी हुई मिट्टियों को निकालता और कहता है, अमरो, ये शीशे की बोतल नहीं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे देश के वीर शहीदों का खून है। और वो कहते कहते रोने लगता है और वो फिर हमेशा उस मिट्टी का तिलक लगाता है जो उसने बोतल में लाया होता है। ये बात दोस्तों कहती हैं भगत सिंह, जो अभी यही बीरा अभी बचपन में बीरा कहती है अमरो, अभी जब बड़े होकर जब भगत सिंह बनते हैं तो इन्हीं की जो सिस्टर होती हैं ये अमरो, ये बातें कहती हैं। तो आप दोस्तों, एक देशभक्ति क्या होती है आप भगत सिंह से सीख सकते हैं। आजकल तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि आजकल राजनीति के अलावा, सत्ता के अलावा तो कुछ चलता नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले भगत सिंह के बारे में स्टार्टिंग। दोस्तों, हमारे भगत सिंह हमारे तो बहुत प्रिय, सबसे ज़्यादा हमें पसंद है, तो आप लोगों को भी अच्छा है। भगत सिंह एक ऐसे थे ही जो सबको ही सब उनको चाहते हैं। तो ये भगत सिंह के बारे में स्टार्टिंग। दोस्तों, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ये 27 सितंबर 1907 ईस्वी को दोस्तों पाकिस्तान के लायलपुर जिले में, पाकिस्तान के लायलपुर जिले में हुआ था। अब दोस्तों आप कहेंगे अरे दोस्तों, उस समय जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय जो इनका बंटवारा वो जन्म हुआ था वो पंजाब के लायलपुर में हुआ था। पर जो वर्तमान में है वो वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में है। 27 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म होता है भगत सिंह का। अब दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम था किशन सिंह। भगत सिंह के जो पिता का नाम था, ये नाम था, भगत सिंह के पिता का नाम दोस्तों था किशन सिंह। दोस्तों, जब भगत सिंह का जब जन्म हुआ उसमें भगत सिंह के पिता अर्थात किशन सिंह अपने चारों भाई सहित, ये 4 भाई थे और ये चारों भाई सहित लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। लाहौर के सेंट्रल जेल में दोस्तों ये अपने चारों भाई सहित किशन सिंह उस समय बंद थे। और कहते हैं दोस्तों कि जब भगत सिंह पैदा हुए थे उसी समय इन सभी को जेल से रिहा हुए थे, तो इसीलिए इनका
नाम कुछ इनके घर वालों ने बचपन में रख दिया था, क्या बोलते हैं मतलब कि भाग्यवान, ऐसा कुछ रख दिया था। मतलब जिस दिन ये भगत सिंह पैदा हुए थे उस दिन किशन सिंह और इनके भाइयों को जेल से रिहा हुए थे। दोस्तों इनकी माँ की बात करते हैं। इनकी जो माँ का नाम था दोस्तों, माँ का नाम था विद्यावती। जो इन्होंने इन्हें एक संस्कारी, बहुत ही संस्कारी, बहुत देशभक्ति का गुण भगत सिंह के अंदर भरा। और भगत सिंह के जो सिस्टर का नाम था दोस्तों, इनका नाम था अमरू। जो हमने आपकी कहानी बताई अभी शुरू में ही, ये बात अमरू ही बताती हैं। ये अमरू उनको याद करके बातें बताती हैं। तो दोस्तों आइए हम भगत सिंह के बारे में और आगे स्टार्ट करिए। भगत सिंह के बारे में हमने जान लिया। तो भगत सिंह जैसे देशभक्त होना दोस्तों इस जहां में तो अब मुश्किल है, अब तो कोई मिलेगा नहीं भगत सिंह जैसा। दोस्तों भगत सिंह का जब 1907 में जन्म होता है तो आपको पता है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में, 1931 में इन्हें होती है फांसी, सिर्फ 23 से 24 वर्ष की उम्र में एक नवयुवक, आज के समय में दोस्तों 23 से 24 वर्ष में नवयुवक ऐसे घूमते रहते हैं, बेकाम के, बेमतलब के ऐसे घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगत सिंह दोस्तों एक ऐसे युवा, एक ऐसे कि 24 साल की उम्र में उस समय इस देश के लिए बलिदान हो गए। हमें ऐसे हम देशभक्तों को हम दिल से नमन करते हैं दोस्तों। आइए हम इसके आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है दोस्तों, जब 1907 में भगत सिंह का जन्म होता है तो उस समय हम पूरा अंग्रेजों से जड़े हुए थे, मतलब अंग्रेज हमारे चारों तरफ होते हैं, हमें पूर्णतः अंग्रेज गुलाम बनाए रहते हुए। ये भगत सिंह जब देखते हैं बचपन से इनके अंदर कूट कूट के पूरी देशभक्ति भरी होती है। फिर दोस्तों अभी क्या होता है कि जब भगत सिंह धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, 1919 में आता है दोस्तों रॉलेट एक्ट। क्या था दोस्तों, मार्च 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में आता है दोस्तों रॉलेट एक्ट। दोस्तों मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट है। अब पता है रॉलेट एक्ट क्या है? अगर हम इसकी बात करें, मार्च 1919 में आता है जो रॉलेट एक्ट। आइए दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं, अगर बात आएगी तो दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या था पता है? रॉलेट एक्ट एक कानून था, एक लॉ था जो बनाया गया था। एक अंग्रेज थे, उनका नाम, वो न्यायाधीश थे दोस्तों, उनका नाम था, मतलब लास्ट में रॉलेट था, शुरू के कात अक्षर में नहीं याद आ रहा है, मतलब इनका लास्ट में तो रॉलेट ही नाम था। तो उनको 1917 में अंग्रेज सरकार द्वारा ये बात कही गई थी कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए। यस दोस्तों याद आ गया, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। इनका क्या नाम था? इनका नाम था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। तो इनको एक ऐसा काम सौंपा गया कि जो हमारा कानून है देश, मतलब तो वो कम पा रहा है भारतीयों की, मतलब जो क्रांति हो रही है, जो जागरूकता बढ़ रही है ना, इसको रोकने में बहुत कम हो रहा है। तो इनको 1917 में क्या किया गया, एक काम सौंपा गया कि आप कुछ इस तरह से कानून बनाइए जिस तरह हम भारतीयों को जो ये मतलब कि विरोध कर रहे हैं इनको दबाया जा सके। तो 1919 में एक कानून बना के क्या देते हैं, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस रॉलेट एक्ट को कहते हैं, इस रॉलेट एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमा चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक गवर्नमेंट जेल में बंद रख सकती थी। इसको हम लोगों ने बिना दलील, बिना अपील और काला कानून का भी, बिना अपील, बिना दलील और काला कानून के नाम से भी हमने इसे नाम दिया। जो रॉलेट एक्ट कानून आया था दोस्तों, इसका हम लोग ने काला कानून भी कहा। और काला कानून के विरुद्ध में दोस्तों जगह जगह पे विरोध किया गया, जगह जगह पे सत्याग्रह हुआ, जगह जगह पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया। इस तरह से इसका लगातार रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है, क्योंकि दोस्तों रॉलेट एक्ट की वजह से हमारी कुछ क्रांति नहीं हो सकती, मतलब बिना किसी मुकदमा चलाए हुए संदिग्ध के आधार पर किसी को भी पकड़ के हमें, मतलब जितने समय वो चाहे उतने समय वो बंद रख सकते थे, वो रिहा नहीं करते थे दोस्तों। तो अब आगे क्या होता है, इस समय भगत सिंह देखिए बड़े हो रहे हैं। अभी भगत सिंह की उम्र 12 साल हो गई है। 12 साल का एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा युवा, देखिए उसके मन में क्या सोच। पता है दोस्तों इस समय क्या होता है, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इस समय होता है कि भगत सिंह 12 साल की उम्र के पहले ही अपने पिता के साथ जा रहे होते हैं। पिताजी के बहुत गहरे मित्र होते हैं। पिताजी के दोस्तों इनके बहुत गहरे दोस्त होते हैं। वो खेत में कर रहे होते हैं काम, तो जब वो जाने लगते हैं तो वो उनसे मिलके बात करने लगते हैं। तो वही भगत सिंह बैठ के खेत में कुछ, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जो फसल होती है, जो घास होती है, उसे ऐसे करने लगे। दोस्तों भगत सिंह के जो मतलब पिता के मित्र थे, वो उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह दोस्तों कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते भगत सिंह क्या कहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ।
एक 12 साल से भी कम उम्र का लड़का, एक 8 से 10 साल का लड़का, और कहता है इतना जज्बा लेके रखा है कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। दोस्तों सोचिए उस देशभक्ति को, आज की देशभक्ति और कल की देशभक्ति कहाँ थी। भगत सिंह कहते हैं दोस्तों कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा इतना, और वो कहता है कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। और दोस्तों इस समय अब क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पे सत्याग्रह किया जाता है, जगह जगह पे और लोगों को और नेताओं को अब उठाया जाने लगता है, मतलब उन्हें जेल में बंद किया जाने लगता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नोट करना हो ये भगत सिंह के बारे में। आइए हम इसे इरेज करके, जगह कम होने की वजह से तो इरेज तो करना पड़ेगा। आइए हम आगे देखते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अब जब 1919 में रॉलेट एक्ट आता है दोस्तों, तो आगे क्या होता है कि रॉलेट एक्ट आने के बाद मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, मार्च के बाद आता है अप्रैल। तो इस समय दो नेता जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों नेताओं के जो बहुत उसमें फेमस थे, तो इनका क्या करता है अंग्रेज सरकार, इन्हों मतलब अरेस्ट कर लेता है, इन्हें बंद कर देता है जेल में। तो इन दोनों को छुड़ाने के विरोध में, और इस रॉलेट एक्ट जो कानून आया था इसके विरोध में 13 अप्रैल, कब दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाले बाग में क्या होता है, एक मीटिंग होती है। मतलब ये लोग अब जो उस समय यहाँ के जो लोग थे वो लोग मतलब लोगों को इकट्ठा करते हैं, बैसाखी के दिन वहां पे मीटिंग होती है। अब आइए दोस्तों आगे क्या होता है कि जब इस समय मतलब जलियांवाले बाग हत्याकांड जब हुआ था, उसमें क्या दोस्तों अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा रखा था। ये मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, एकदम कर्फ्यू जैसा होता है, कोई बाहर नहीं जाए। तो ये गांव के एरिया में था, तो यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा हुए। तो इसी समय क्या होता है दोस्तों मार्शल लॉ लगा हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का बैसाखी के दिन था। और इसी समय यहाँ का जनरल जो डायर होता है, दोस्तों वो आ जाता है अपने फौज के साथ। जो जनरल डायर होता है वो आ जाता है, वो क्या करता है जो आगे वाला फाटक होता है उसे बंद करवा देता है ताकि लोग ना निकल पाए। और लोगों को दोस्तों अंधाधुंध गोलियों की बौछार करता है, लोगों पे क्या करता है वो अंधाधुंध एकदम गोलियों की बौछार करता है, और लगभग 1000 तक लोग उस समय मारे जाते हैं और 2000 से लोग ज्यादा घायल होते हैं। अमृतसर दोस्तों ये कितनी बड़ी नरसंहार थी, कितनी बड़ी घटना थी। अमृतसर वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों कि 1000 से ज्यादा लोग वहां पे मारे जाते हैं, 2000 से लोग घायल होते हैं। अब बात करते दोस्तों हमारे यहाँ कुछ गद्दारों की कमी नहीं है कि उस समय ये एक हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने जलियांवाले बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ दिया था। ये दोस्तों भारतीय था और इसने हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या किया था, जो जनरल डायर का साथ दिया था। ये सब देश के होकर दोस्तों मतलब देश के प्रति गद्दारी भी करते थे। और उस समय हमारे 1000 लोग से ज्यादा दोस्तों मारे गए और 2000 लोग से ज्यादा भी घायल हुए थे। अब दोस्तों इस समय भगत सिंह 12 साल की उम्र का बच्चा है, और वो जब इसे देखता है तो वो एकदम मतलब देशभक्ति के लिए, देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए एकदम उसके अंदर एकदम आंख से लग जाती है। तो जब हमने आपको पहली कहानी बताई जो जबीरा वाली की, वो दोस्तों अमृतसर के जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे कुछ ही दिनों की बात की कहानी थी, जब वो अमरो जो कि भगत सिंह की बहन सिस्टर थी, वो भगत सिंह से जब वो मतलब रात में आते हैं तो उनकी बातें चलती हैं, वो बातें हमने आपको पहले बताई। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जब ये सारे होते हैं, अच्छा दोस्तों अब क्या होता है कि इसकी जांच के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम केवल सिर्फ भगत सिंह को नहीं पढ़ रहे, हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर जैसे और साइमन कमीशन जैसे ये सारी के सारे टॉपिक को हम भगत सिंह से जब से वो हुआ उनके बीच में जैसे जैसे हुआ सब हम एक तरफ से लेते चल रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है कि हंटर कमीशन बनाया जाता है। दोस्तों क्या बनाया जाता है, हंटर कमीशन कमेटी बनाई जाती है। किसके जांच के लिए, जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो इसमें दोस्तों 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है। वो जो 3 भारतीय थे उनका नाम, एक का नाम था जगत नारायण, क्या नाम था दोस्तों, जगत नारायण। एक का नाम था सुल्तान अहमद खान, सुल्तान अहमद खान। और दोस्तों एक व्यक्ति था
जगत सेठ, नहीं सॉरी दोस्तों, जगत सेठ नहीं था, जगत नारायण हो गया, सुल्तान अहमद खान हो गया दोस्तों, एक कोई और था इस समय तो दोस्तों एक व्यक्ति शायद हमें याद नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान थे। अगर दोस्तों हमें याद आए तो आपको हम बताते हैं, तो अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, एक व्यक्ति कोई और था, तो उन्हें इनमें शामिल किया गया। तो दोस्तों जब इनकी रिपोर्ट आती है 1920 में, इनकी रिपोर्ट कब आती है दोस्तों, ये जो हंटर कमीशन एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, दोस्तों एक कोई और था जो हमें भी नहीं याद आ रहा है, तो हम आपको जरूर बताएंगे उसे। तो ये 1920 में अपना रिपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, तो हंटर कमीशन का क्या कहना था कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है। उस समय क्या हुआ था कि लगा था मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ में किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और मार्शल लॉ में भीड़ को देखते हुए जनरल डायर ने सही किया है। वो लोग मतलब कि एक मतलब बोलते हैं क्या कि वो लोग ने एकदम पूर्णतः जनरल डायर को सही ठहरा दिया, और इन क्रांतिकारियों की ही गलती बता दी गई। और क्या होता है, मतलब सजा दी जाती है जनरल डायर को, सिर्फ और सिर्फ उसकी नौकरी से उसे रिटायर कर दिया जाता है, और उसे जो ब्रिटिश सरकार थी उसे ब्रिटिश रक्षक कहती है, उसे एक से एक उपाधियां दी जाती हैं ब्रिटिश के द्वारा, उसने ब्रिटिशों के लिए सही किया है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पे 2-2 हजार मर जा रहे हैं, उन्हें उपाधियां दी जा रही हैं, ये तो गलत बात है। तो अब दोस्तों क्या होता है, भगत सिंह इस समय अपनी युवावस्था में होते हैं, अब 12-13 साल की उम्र होती है, अब धीरे धीरे वो होने लगते हैं बड़े। अब जो दोस्तों वो बड़े होने लगते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद देखते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, शायद मैं ये बात आपको बताने के अभी मतलब उस स्तर पे नहीं हूँ, पर बता उसको, पर बात दोस्तों रियल है। दोस्तों बात क्या है कि जब तक आप लड़ रहे हो, तब तक दुनिया आपके साथ है। लोग कहेंगे आपके विश्वास है, आप पे हमें विश्वास है, ऐसा लोग कह भी सकते हैं, पर जो नहीं सब कहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप जीत जाओगे उस दिन सारे गली मोहल्ले पड़ोसी अगल बगल सब आएंगे, कहेंगे कि हमें तो इस लड़के पे पूरा विश्वास था, ये कर ही लेगा, हम मतलब इन्हें देखते ही हमें पता चल गया था। लेकिन दोस्तों जिस दिन आप हार जाओगे, आपके गली का कुत्ता भी आपको भौंकेगा, मतलब जिससे आपको मतलब जो आपके बराबर भी नहीं था ना, वो भी आपको कह दोगे इनके तो हम यहाँ पे खुद घूमते हुए देखे हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए और हमेशा कामयाब होइए, किसी को कहने का मौका ना दीजिए। शायद दोस्तों मैं भी इस बात को बताने के स्तर पे आपको नहीं, पर आपको ये रियल बात है दोस्तों, आप यकीन मानिए। और आइए हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। अब भगत सिंह हो रहे हैं बड़े, तो भगत सिंह दोस्तों क्या होता है कि अब ये जब इनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, जब दोस्तों भगत सिंह की स्कूली शिक्षा होती है कंप्लीट, तो भगत सिंह दोस्तों जाते हैं अपना एक बोलते हैं ना ग्रेजुएशन करने या बड़े लेवल की शिक्षा करने। हाँ, तो दोस्तों वो जब जाते हैं, जब वो दोस्तों बीए की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब इनके पिताजी ना इनको शादी का करने के लिए कहते हैं, इनको शादी करने के लिए कहते हैं भगत सिंह को, इनके पिताजी। तो दोस्तों हम आपको ये नहीं बता रहे भगत सिंह के क्या है, मतलब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको 3 ही बातें सिखाने की। एक हमने पहले सिखाया, और एक अब बताने वाले हैं, एक आगे बताएंगे। मतलब दोस्तों भगत सिंह एक देशभक्ति हो क्या सकती है, देश में मर मिटने का हो क्या सकता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ आज का मकसद का क्लास सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 आज देशभक्ति क्या रह गई, भगत सिंह के पास क्या देशभक्ति थी, सिर्फ उनकी तुलना और बता दें। तो अब दोस्तों इनके जब भगत सिंह के पिताजी इनको शादी करने के लिए कहते हैं, तो भगत सिंह क्या कहते हैं दोस्तों, अपने मित्रों से वो कहते हैं कि दोस्तों, ये भगत सिंह अपने मित्रों से कहते हैं कि यदि मेरी शादी, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि मेरी शादी गुलाम भारत में होगी, यदि मेरी शादी गुलाम भारत में होगी, तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो मौत है वो मेरी दुल्हन होगी, और जो शव यात्रा होगी वो मेरी बारात होगी, जो शहीद हुए हैं वो मेरी बाराती होंगे। दोस्तों सोचिए आज के समय में ऐसा कौन कह सकता है। वो भगत सिंह थे, जो पिताजी जब शादी के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि अगर मेरी गुलाम भारत में मेरी शादी होगी, तो जो मेरी दुल्हन होगी वो मौत होगी, और जो बाराती होंगे वो में शहीद होंगे, जो शव यात्रा होगी मेरी बारात होगी। दोस्तों देशभक्ति एक कोट को तो अपने पिता से कहते हैं कि
आप इस समय देश हमें पुकार रहा है, इस समय हमें क्या कर रहे हैं, इस समय जो हमारा देश है वो हमें पुकार रहा है, इस समय आप हमारे साथ दीजिए, हमें साहस दीजिए कि देश को किस तरह मुक्त कराया जाए, और हमें आप शादी करने के लिए ना कहीं। और भगत सिंह दोस्तों शादी नहीं करते हैं। सोचिए भगत सिंह ऐसे भी हो सकते थे। अभी दोस्तों क्या होता है, अभी अब भगत सिंह ने शादी नहीं किया, और ये जहाँ पे कॉलेज जाते हैं वहाँ पे इन्हें यशपाल जो क्रांतिकारी थे वहाँ पे वो मिलते हैं, तो यशपाल के साथ मिलके अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं। यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियाँ इनके लिए बीए के इसके बाद से यहीं से उनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके बाद ये मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद दोस्तों इनकी मुलाकात हो जाती है गणेश शंकर विद्यार्थी से। और गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो उनका अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे। तो वहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी स्टार्ट हुई। पर क्या होता है, इसी बीच इनकी जो दादी माँ होती है, ये दादी माँ हो जाती हैं बीमार। जब दादी माँ इनकी बीमार हो जाती हैं तो इन्हें वापस आना पड़ता है फिर से अपने पंजाब। अभी फिर से गांव में आ जाते हैं भगत सिंह। दोस्तों कहाँ आते हैं, भगत सिंह फिर से आते हैं गांव। अभी जब भगत सिंह दोस्तों फिर से गांव पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्हें एक नौजवान सभा का गठन करते हैं। सन 1926 में भगत सिंह नौजवान सभा का गठन करते हैं। दोस्तों सन 1926 में भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह नौजवान सभा का गठन करते हैं, नौजवान सभा का गठन करते हैं। और नौजवान सभा का मकसद क्या होता है, किसी भी तरह देश को आज़ादी दिलाया जाए, किसी भी तरह युवाओं को जागृत किया जाए कि उन्हें आज़ादी को मतलब उन्हें आज़ादी के लिए प्रेरणा दी जाए, उन्हें किसी भी तरह जागरूक किया जाए। इस नौजवान सभा का गठन होता है। फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा और एक दो नेताओं ने, मतलब एक दो क्रांतिकारियों, नेता नहीं बोलेंगे हम, नेता तो अलग शब्द, क्रांतिकारी बोलते हैं, तो क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाया था रिपब्लिक, मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था दोस्तों, इनमें इनके मंत्री बना दिया था। जो रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन था दोस्तों, इसका मंत्री बनाया जाता है किसको, भगत सिंह को। इसका मंत्री बना दिया जाता है भगत सिंह को। अब दोस्तों बात आती है साइमन कमीशन की। पहले मेरेज कर देते हैं दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से, मतलब दोस्तों आपको बता रहे, इसमें तो हम केवल एक एक वर्ड लिख रहे हैं, बाकी तो बताने का काम हमारा है। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात आती है दोस्तों साइमन कमीशन की। दोस्तों बात आती है साइमन कमीशन की। और क्या होता है साइमन 1919 में क्या होता है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक नियम आया होता है। मॉन्टेग्यू आप लोग इसे शायद जानते भी होंगे, चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आता है, तो शायद इसी के नाम से, जिसे आप 1916 से जो रॉलेट एक्ट आया था उसमें हमारे जो गवर्नर थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के समय में ये आता है। तो इसी के जांचने के लिए, परखने के लिए कि ये कितना भारत में कामयाब रहा, ये कितना क्या रहा दोस्तों भारत में कामयाब, इसी के लिए बनाया जाता है 10 साल बाद 1900, मतलब 10 साल के लिए इसे समझ 1927 में बना देता है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन जो थे ये सर साइमन के अध्यक्षता में बनाया जाता है, इसलिए साइमन कमीशन आयोग से नाम जाना जाता है दोस्तों। किससे, साइमन कमीशन से। इस साइमन कमीशन में केवल 7 सदस्य होते हैं। इस साइमन कमीशन में दोस्तों होते हैं टोटल 7 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं दोस्तों। और जो 7 मेंबर होते हैं दोस्तों वो सबके सब विदेशी होते हैं, कोई भी भारतीय नहीं होता। इस समय जो साइमन कमीशन आता है इसे 1927 में घोषित कर दिया कि जाएगी। तो उस समय हर एक पार्टियों ने, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे फिर वो जो भी हो, सबने साइमन कमीशन का विरोध किया और हमने इसको श्वेत कमीशन के नाम से कहा। हमने इसको दोस्तों क्या कहा, हमने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया। और सबने इसका साइमन कमीशन का क्या किया, सबने साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन दोस्तों फाइनली 3 फरवरी 1928 को भारत आया। जब साइमन कमीशन दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत आया, उसमें मुंबई में सबसे पहले आया था। सबसे पहले मुंबई में पहुंचा था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। और जगह जगह पर उसमें जहाँ जहाँ ये जाता वहाँ पे पूर्णतः हड़ताल किए गई। साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए गए। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसी समय लाहौर में, जब लाहौर में साइमन कमीशन जाता है तो लाहौर में लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे, लाला लाजपत राय, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों क्या होता है, इनके नियंत्रण में वहाँ पे ये लोग साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, लाला लाजपत राय के विरोध में।
साइमन कमीशन का विरोध होता है। तो इन्हें हम पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, लाला लाजपत राय को। तो इनके नियंत्रण में विरोध, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करते, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों इनके पुलिस जो होती है ना, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज कर देती है, बहुत ज़्यादा लाठी मारती है। तो इसके कारण इनके लाठी मार खाने से क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 17 नवंबर 1928 को इनकी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है, किसकी, लाला लाजपत राय की। दोस्तों अब लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को दोस्तों लाला लाजपत राय की हो जाती है मृत्यु। अब इसके आगे देखिएगा भगत सिंह का आप कमाल, जब 17 नवंबर 1928 को हो जाती है लाला लाजपत राय की मृत्यु, और इन्हीं की मृत्यु से गुस्साए और बदले लेने के लिए उत्सुक भगत सिंह ने क्या करते हैं, भगत सिंह 17 दिसंबर, मार्कर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, सॉरी, हो सकता है ऐसा, चलिए हम दूसरे से लिखते हैं, नीले वाले का प्रयोग कर लेते हैं, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह क्या करते हैं, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स को गोली मार देते हैं उनकी बदला लेने के लिए। पूर्ति मतलब एकदम पूरी तैयारी के साथ ये करते हैं, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मार देते हैं गोली, और इस सैंडर्स को गोली मारते हैं और क्या करते हैं, लाला लाजपत राय का बदला लेते हैं। और ये लाहौर में मारते हैं, और लाहौर से बच के भाग निकलती है, कोई पकड़ नहीं पाता, कोई भी अंग्रेजी सेना इन्हें पकड़ नहीं पाते और ये बच के भाग निकलते हैं। तो भगत सिंह यहाँ से इनको गोली मारते हैं और बच के भाग निकलते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में 8 अप्रैल दोस्तों 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोस्तों कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, ये बम फोड़ते हैं। तो इनका मकसद किसी भी मेंबर को हानि पहुंचाना नहीं होता है दोस्तों, ये लोग जो खाली जगह होता है, खाली जगह में बम मारते हैं, वहां पे विस्फोट करते हैं। अच्छा, इनका मेन मकसद क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वहां पे केंद्रीय असेंबली में बम मारने का। तो इनका मतलब होता है उसके, और जब ये दोस्तों बम मारते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर, उनके साथ कुछ पर्चे फेंकते हैं। तो उस पर्चे पे क्या लिखा होता है कि बहरों को धीमी आवाज नहीं सुनाई देती, बहरों को बहुत तेज आवाज, बहुत जोरों की आवाज सुनाई देती है। उस जो पर्चे फेंकते हैं, पर्चे पे होते हैं बहरों को बहुत जोरों की आवाज सुनाई देती है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उसमें ये जो अंग्रेज लोग होते हैं, मतलब ये जो सरकार होती है इंग्लिश, ये पब्लिक सेफ्टी बिल में दोस्तों कौन, पब्लिक, साथ दोस्तों रेड वाला मार्कर हो चुका है खत्म, मैं पहले अभी दूसरा रेड उपलब्ध नहीं है, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसे दोस्तों ये पास कर रही थी। ये दोस्तों पब्लिक सेफ्टी, तो केंद्रीय असेंबली में दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। एक किस कारण, क्योंकि उसमें जिन्होंने जब पर्चे में लिखा था कि बहरों को बहुत धीमी, मतलब बहुत तेज की आवाज सुनाई देती है, तो इन्हें उसका कारण क्या था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, जो एक रोलेट एक्ट के जैसा था, जो क्या था दोस्तों, रोलेट एक्ट के जैसा था। और इससे मतलब जो बिना किसी मुकदमा, वैसे एकदम रोलेट एक्ट जैसा था कि संदिग्ध के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी तरह एक दूसरा कानून था दोस्तों जिसका नाम था ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल। क्या नाम था उसका, नाम था ट्रेड्स डिस्प्यूट, सॉरी दोस्तों, ट्रस्ट डिस्प्यूट बिल। अब दोस्तों ट्रस्ट डिस्प्यूट बिल क्या था कि इसमें जितने भी मजदूर थे ना, उनको विरोध करने का, उनका हड़ताल करने का, इससे पूर्णतः क्या आ गया कि बंद कर दिया जाता है इससे। तो इन्हीं दोनों कानूनों के विरोध में पर्चा लिख के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था असेंबली में, जो केंद्रीय असेंबली दिल्ली में थी। उन्होंने उनका मेन मकसद यही था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था कि बहरों को ऊंची आवाज ही सुनाई देती है। तो और जब ये बम फेंकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो दोनों अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, वहां से भागते नहीं है, दोनों अपने आप को क्या करते हैं, दोनों अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो हमारे बटुकेश्वर दत्त होते हैं ना दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी सजा, जो आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार में बनाया गया था दोस्तों, वहां पे बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। जो बटुकेश्वर दत्त थे दोस्तों, इन्हें बटुकेश्वर दत्त को
काला पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। काला पानी की सजा दोस्तों कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में होता था। लेकिन भगत सिंह को दोस्तों क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका, गिरफ्तार कर दिया गया। अब ये गिरफ्तार में है, अब ये जेल में है। अब दोस्तों आगे क्या होता है, आइए देखते हैं आगे होता क्या है। तो दोस्तों बटुस्ता दोस्तों को काला पानी की सजा दी जाती है, जबकि भगत सिंह को जेल में बंद किया जाता है। जबकि भगत सिंह को क्या कहते हैं तो 7 अक्टूबर, तो दोस्तों भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी, तो उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। और जब इन्हें फांसी की सजा सुना दी तो ये होता है कि फांसी भगत सिंह को दी जाएगी 24 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। पर दोस्तों अब आगे क्या होता है कि जब समय बीतता है और भगत सिंह की फांसी का समय आता है, और जिस जज ने दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी उसका नाम था जीसी हिल्टन। याद रखिएगा आप लोग, इनका नाम था जीसी हिल्टन। इन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी दोस्तों। ये जो जीसी हिल्टन, ये दोस्तों उस समय के जज थे। इन्होंने भगत सिंह को क्या किया, इन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। और जब भगत सिंह को दोस्तों फांसी की सजा आता है, वो अब आप लोग मतलब भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दी गई। तो दोस्तों ऐसा क्यों, तो इन लोग का, अंग्रेजों का मानना था कि हो सकता है कि जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी, वो 24 मार्च को जेल पे अटैक करके हो सकता है भगत सिंह को छुड़ा ली जाए। तो इसलिए ये फोन करते हैं और जेलर से कहते हैं, तो इनको अब फांसी की सजा 23 मार्च को ही दी जाती है। 23 मार्च 1931 को दी जाती है। और भगत सिंह दोस्तों एक ऐसे देशभक्त को अपने जिस दिन पे दिया जाता था उससे भी एक दिन कम जी पा रहे हैं। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लगभग 7:33 के समय फांसी दे दी जाती है दोस्तों। और भगत सिंह का यहीं से अंत हो जाता है। एक हमारे देश के एक सच्चे वीर सपूत, एक सच्चे देशभक्त, जिन्होंने अपने देश के लिए ही सब कुछ अपना प्राण न्यौछावर कर दिया दोस्तों। उनकी मृत्यु होती है 7:33 पे। और दोस्तों जब ये अपने एक इनकी जो सफाई करने वाले हैं, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भगत सिंह के जहाँ पे जेल में थे उनकी सफाई करने वाले थे, उनको भगत सिंह प्यार से बेबे कहते थे। तो एक दिन जेलर अकबर अली खान ने भगत सिंह से पूछता है कि आप बेबे क्यों कहते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 2 माँ को देखा हूँ, दोनों को बेबे कहते हैं, जिसने मेरे बचपन का कचरा साफ किया, जिसने मेरा यहाँ पे साफ किया है, और इसलिए मैं बेबे कहता हूँ। और जब उनके अंतिम के क्षणों में से इच्छा पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि मैं बेबे के हाथ से बनी रोटी खाना चाहता हूँ। और जब ये बात जेलर बेबे को बताता है, जो उनकी वहाँ पे सफाई करती हैं, तो कहते हैं नहीं सरदार, मेरे हाथ इतने अच्छे हैं। तो वो भगत सिंह कहते हैं कि नहीं बेबे, तुम अपने हाथों से रोटी बनाओ, माँ जिस हाथ से बच्चे को कचरा साफ करती है, प्यार करती है, उसी हाथ से उसे बनाती है और खिलाती भी है। आप बिना चिंता किए रोटियां बनाओ बेबे। और बेबे रोटियां बनाती है, भगत सिंह को खिलाते हैं। ये भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी दोस्तों। और इसके बाद हमारे भगत सिंह जैसे एक महान वीर, एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे सपूत का अंत हो जाता है दोस्तों। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, जो हमारा परसों है। अभी तो इस समय दोस्तों 3 बज रहे हैं और आज 14 तारीख हो गई है। तो कल ही बस आज का दिन बीतेगा और कल हमारा हो जाएगा। अभी तो 3 बज रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा कंटेंट देखिएगा, और अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है क्या। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, तो आपको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ही करना है, और कुछ तो करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ धूमधाम से मनाइए दोस्तों। हमने आज आज़ादी के इतिहास की बात नहीं की कि आज़ादी का इतिहास कैसे हो दोस्तों। हमने आज़ादी का एक अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, तो एक मतलब कितने सारे नेताओं का, कितने सारे क्रांतिकारियों का योगदान, उन्हीं में से एक क्रांतिकारी जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, भगत सिंह। हमने उनके बारे में कुछ जाना, और उससे रिलेटेड जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।